नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यतः में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। न्यायिक सक्रियता को लेकर के पिछले 3-4 दशकों से काफ़ी बहस हो रही है, काफ़ी पुस्तकें इस पे आ चुकी हैं, लेख छपते रहते हैं। लेकिन अभी हाल में 8 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ का जो फैसला आया है, उसको लेकर के काफ़ी विवाद हो गया और इसे अति सक्रियता का एक उदाहरण माना जा रहा है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के एक अहम फैसला दिया है और ये मामला है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों पर कुंडली मारकर काफी दिनों से बैठे हुए थे और उसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार उच्चतम न्यायालय आई। तो पिछले लगभग 2 सालों से उसकी सुनवाई चल रही थी और 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही साफ शब्दों में कहा था कि जो शक्ति होती है वो निर्वाचित सरकार के साथ होती है, राज्यपाल के साथ यानी नहीं होती है। फिर 29 नवंबर 2023 को केरल सरकार द्वारा दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की कि राज्यपाल विधेयक पर बैठते क्यों हैं। 23 नवंबर की जो मैंने चर्चा की उसमें उस समय के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राज्यपाल आग से खेल रहे हैं। फिर 24 मार्च 2024 को शीर्ष अदालत ने राज्यपाल के व्यवहार पर चिंता जताई कि इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं, यानी विधेयक पर बैठना जो है उचित नहीं है। अब ये देख लें कि ये फैसला क्या है। ये जो फैसला है वो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया है। यही अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अनुच्छेद 142 जिसको कंप्लीट जस्टिस क्लॉज कहते हैं, वो एक विशेष प्रावधान है जिसमें शीर्ष अदालत को एक विशेष शक्ति दी गई है कि जहां जो कानून के स्पष्ट प्रावधान हैं, अगर उनके अनुसार न्याय देने में दिक्कत आ रही है, अगर न्यायालय ये महसूस करता है कि कहीं कुछ कमी रह जा रही है, तो एक जो है रास्ता दिया गया है देश की सबसे बड़ी अदालत को कि आप पूर्ण न्याय करने के लिए फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस यू कैन गिव एनी जजमेंट इन एनी मैटर और कॉज पेंडिंग बिफोर इट, ये कहता है आर्टिकल 142। यानी एक विशेष प्रावधान है जिसके तहत कभी कभार उसकी जरूरत पड़ सकती है और ऐसा जो है वो उच्चतम न्यायालय कर सकता है। लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे कि ये क्या है। पहले ये आपको बता दें किसके तहत ये फैसला दिया गया है और उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। अब अनुच्छेद 200 जो संविधान का है उसमें साफ है कि राज्यपाल अगर चाहे तो जो विधेयक विधानसभा से पारित होकर के उनके पास लाया जाता है वो उसे पुनर्विचार के लिए फिर से भेज सकते हैं और सलाह दे सकते हैं कि इसमें ये संशोधन किया जाए। अब विधानसभा जो है उसे दोबारा अगर पारित करती है उन संशोधनों के साथ या बिना उन संशोधनों के और फिर से राज्यपाल के पास आता है, तो उन्हें इस पर अपनी सहमति एसेंट देना पड़ेगा। और 201 कहता है कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इस कानून में, इस विधेयक के कानून बनने पर हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की शक्ति में ह्रास होगा या कुछ ऐसी बात लगती है कि कुछ गंभीर बात है, तो वो उस विधेयक को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और राष्ट्रपति जो है उस पर अपना निर्णय लेंगी या लेंगे। तो ये 200 और 201 है। लेकिन इसमें जो है शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्यपाल को जो है सो पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, उन्हें समय सीमा के अंदर जो है वो अपनी सहमति देनी पड़ेगी। और इस मामले में तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि ये मान लिया जाए कि 10 विधेयकों पे राज्यपाल की सहमति हो चुकी है, क्योंकि उनके पास दोबारा इन विधेयकों को भेजने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उनकी निष्ठा संदिग्ध है, उनकी निष्ठा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बोनाफिडे सस्पेक्ट। ये बड़ी ही कठोर टिप्पणी है राज्यपाल के बारे में। वैसे मैं एक बात साफ कहना चाहूँगा कि हाँ, विधेयक पर राज्यपाल जो बैठते हैं वो सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों और दशकों से हो रहा है कि जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। लेकिन उस पर फिर मैं बाद में बात करूंगा कि राज्यपाल की भूमिका क्या होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत हैरत अंगेज है कि ये मान लिया गया कि ये विधेयक जो है पारित हो गए हैं और तमिलनाडु सरकार ने आनन फानन में जो है अधिसूचना भी जारी कर दी, गजट नोटिफिकेशन हो गया और उनको कानून का जो है रूप दे दिया गया। इसमें यह कहा गया कि एक समय सीमा 1 महीने के अंदर करना पड़ेगा और राष्ट्रपति के लिए भी ये कह दिया गया कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति
उस पे अपनी सहमति नहीं देती है तो ये मान लिया जाएगा कि उनकी सहमति मिल चुकी है। डीम टू हैव गिवन असेंट, तो ये कानून अपने आप बन जाएगा। और सबसे उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, एक तो खैर अपने ही कोर्ट का फैसला उसने दिया है कि स्पीकर के बारे में कहा गया है उस फैसले में कि भाई 3 सप्ताह या 3 महीने के अंदर जो है सो स्पीकर को अगर विधायकों की अयोग्यता का सवाल आता है दल बदल के कारण, तो उनको फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जस्टिस पार्टीवाला और जस्टिस महादेवन की जो पीठ है उसने ये कहा है कि पाकिस्तान में भी ऐसा प्रावधान है, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आइन है उसके अनुच्छेद 75 में ये प्रावधान है कि अगर विधेयक पर राष्ट्रपति 10 दिनों तक साइन या दस्तखत नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि उन्होंने कर दिया, या तो वो 10 दिनों में मजलिस शूरा जो है, जो वहाँ की संसद है, पार्लियामेंट है, उसको वापस करेंगे। और अगर फिर से दोबारा जो है मजलिस शूरा जो है उस विधेयक को पास करके राष्ट्रपति को भेजती है तो 10 दिनों के अंदर उनको दस्तखत करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करते तो मान लिया जाएगा कि ये पास हो गया, कानून बन गया, उनकी सहमति मिल चुकी है। और ऐसा ही प्रावधान अमेरिकी संविधान में है, उसके अनुच्छेद 1 की धारा 7 में भी वही 10 दिनों का प्रावधान है। और 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति दस्तखत नहीं करते तो मान लिया जाएगा कि उनकी सहमति मिल चुकी है। तो ये सारे प्रावधान जो हैं वो पाकिस्तान और अमेरिका के हैं। अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि दूसरे देशों के संविधान और फैसले जो है हमारे देश पर तो लागू होते नहीं हैं। ये कहा जा सकता है इसको अंग्रेजी में कि इसका परसुएसिव वैल्यू तो हो सकता है, एक तर्क के रूप में रखा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक कानूनी आधार और कानूनी बात की जाए तो उसका कोई भी आधार अपने यहाँ नहीं हो सकता है। शीर्ष अदालत ने बहुत साफ कहा है कि neither गवर्नर नॉर प्रेसिडेंट हैज अनब्राइडल्ड पावर, यानी न तो राज्यपाल और न ही राष्ट्रपति के पास असीमित शक्ति होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये एक संवैधानिक लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, और उस पर जो संविधान में प्रावधान है उसके तहत हर संस्था को काम करना होता है। लेकिन ये बात अदालत पर भी लागू होती है। आश्चर्य यह है कि अदालत खुद अपनी सीमा रेखा को पहचानने को तैयार नहीं है। बात बिल्कुल सही है, अगर 3 महीने की सीमा रेखा है तो संविधान में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो क्या ये जो है सक्षम है अदालत की वो फैसले के जरिए संविधान में संशोधन कर दे? एक विचार करने वाली बात है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो विधेयक उनके सामने लाया गया है उसमें कोई असंवैधानिक बात है तो उसको संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय उस पर ली जा सकती है। अब ये भी बड़ी अजीब बात है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो भी निर्णय होता है वो संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत जो केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद है उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति काम करती हैं या करते हैं। यानी राष्ट्रपति का अपना कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं होता है। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय उस पर उनको लेनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि कैबिनेट की भूमिका में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 74 का ही जो क्लॉज 2 है 74(2) उसमें ये कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह दे रही है इसकी कोई भी जांच अदालत में नहीं होगी। तो जब अदालत ये कहती है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय लेंगे तो फिर तो इसका मतलब है कि 74(1) और 74(2) दोनों को एक तरह से निष्क्रिय कर देना हुआ। मंत्रिमंडल की भूमिका में जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने को रख रहा है। अब इतने गंभीर मसले पे एक खंडपीठ का फैसला आता है, ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 145(3) में कहा गया है कि अगर कानून का कोई गंभीर मसला हो तो उस पर संविधान पीठ ही विचार कर सकती है, खंडपीठ विचार नहीं करेगी। संविधान पीठ यानी कम से कम 5 जजों की पीठ, उससे बड़ी पीठ भी हो सकती है। और अब तक जो सबसे बड़ी पीठ बनी है वो 13 जजों की पीठ बनी थी केशवानंद भारती 1973 में। उस समय जजों की संख्या 14 थी और 13 की पीठ बनी थी, क्योंकि संख्या को अयुग्म रखा जाता है कि अगर 2 हिस्से में जो मत विभाजन हो जाए तो जो बहुमत का फैसला है वो लागू होगा, इसलिए 13 जजों की पीठ बनी थी। लेकिन कम से कम 5 जजों की पीठ होती है तभी वो संविधान पीठ बनती है। और दूसरी बात ये भी है कि जब 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय लेने की बात उच्चतम न्यायालय कर रहा है तो ये बात भी साफ कर देनी चाहिए कि संविधान के प्रावधान के अनुसार 143 के तहत जो रेफरेंस भेजा जाता है उसमें दी गई राय बाध्यकारी नहीं है, यानी उसको सरकार चाहे तो माने न चाहे तो न माने। जो अन्य फैसले होते हैं, जो
अनुच्छेद 141 के तहत फैसले दिए जाते हैं वो कानून की शक्ल ले लेते हैं, लेकिन 143 के तहत दी गई जो राय है वो राय है, सलाह है, परामर्श है, वो बाध्यकारी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर 145, 143, 142 ये तमाम जो अनुच्छेद हैं संविधान के, लगता है कि पूरी तरह से उनकी अनदेखी करके ये फैसला दिया गया है। अब जैसा मैंने पहले कहा कि ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया है, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय करने के लिए ये अधिकार है कि वो कोई फैसला दे सके वैसे मामलों में जो मामले उनके सामने लंबित हैं। ये ध्यान देने बात है कि लंबित है, तो ये मामला लंबित था, लेकिन इसके बारे में बहुत पहले से स्थिति साफ कर दी गई है कि जो कानून के स्पष्ट प्रावधान हैं उनकी अनदेखी करके 142 के तहत फैसले नहीं दिए जा सकते हैं। 1963 में प्रेमचंद गर्ग बनाम एक्साइज कमिश्नर में उच्चतम न्यायालय ने ही ये व्यवस्था दी थी कि 142 के तहत जो है स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के विपरीत कोई भी व्यवस्था नहीं दी जा सकती, यानी जहां पर कानून साफ है वहां पर 142 का सहारा नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद आप देखिए 1988 में AR अंतुले बनाम RS नायक में यही बात शीर्ष अदालत ने दोहराई है कि प्रेमचंद गर्ग में जो व्यवस्था दी गई थी वो बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है EPS राजाराम बनाम संघ, ये फैसला 2001 का है और ये 5 जजों के संविधान पीठ का ये फैसला है। उसमें यहाँ ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 142 के तहत कोई नया कानून नहीं बना सकता है। अभी ये जो फैसला है इसमें कुछ नए कानून बन गए हैं कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर करना हो और नहीं अगर करती है तो माना जाएगा कि उनकी सहमति मिल चुकी है। ये सारी बातें एक तरह से नए कानून को जन्म देने वाली बातें हैं जो फैसला है, लेकिन बहुत साफ कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है 142 के तहत नया कानून नहीं बना सकता है। ESP राजाराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का संविधान पीठ का 5 जजों का फैसला है। और 2009 में लक्ष्मीदास मुरारजी बनाम पेहरोस दोराब बदन में फिर वही बात दोहराई गई है कि इट इज टू बी स्पेयरिंगली यूज्ड, कभी कभार ही 142 का जो है सो इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ कानून बने हुए हैं, संविधान है, वहाँ पर 142 की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और जब कभी ऐसी कोई कठिनाई होती, यानी एक सेफ्टी वाल्व के रूप में देश की सबसे बड़ी अदालत को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। और यह बताता है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसके बाद लगभग 4 दशकों तक 142 का इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ। बहुत दुर्लभ मामले हैं जिसमें 142 का इस्तेमाल किया गया, लेकिन 1990 के बाद एक प्रवृत्ति देखी जा रही है कि उच्चतम न्यायालय बार बार इस प्रावधान के तहत जो है सो फैसला दे रहा है। और स्थिति तो यहाँ तक आ गई है कि अब तलाक के मामले में अनीता सभरवाल का केस था, उसमें भी ये फैसला दे दिया गया कि जो 6 महीने का स्टैट्यूटरी पीरियड है, जब आपसी सहमति से तलाक होता है तो 6 महीने का कहते हैं एक कूलिंग ऑफ पीरियड, एक समय दिया जाता है पति और पत्नी को कि अगर किसी गुस्से के कारण, झगड़े के कारण तलाक लेने का दोनों ने निर्णय लिया है तो शायद 6 महीने में गुस्सा खत्म हो जाएगा और वे अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे, तो इसीलिए समय दिया जाता है। लेकिन अनीता सभरवाल वाले मामले में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, 6 महीने की जो अवधि है इसको समाप्त हम कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 142। ये सब हैरान करने वाली बात है, यानी इस तरह से है हो रहा है। कई बार कुछ सही भी होता है। इस अयोध्या का फैसला भी अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया और मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ही सही इस्तेमाल था 142 के तहत, जहां कई दशकों से पड़े विवाद को, जिसके कारण देश में इतना विवाद और इतना तनाव और सांप्रदायिक दंगे तक हुए, उसको हल करने का काम किया, तो उसमें 142 का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। मैंने अपनी पुस्तक जस्टिस वर्सेस जुडिशरी में न्यायिक जवाबदेही पर विस्तार से लिखा है और उसमें एक पूरा अध्याय ही अनुच्छेद 142 पे है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किया है। तो 142 के तहत जो व्यवस्था दी गई है उसमें यह कह दिया गया कि राज्यपाल का फैसला जो है उसकी न्यायिक समीक्षा होगी, राष्ट्रपति के फैसले की भी न्यायिक समीक्षा होगी। वैसे 1983 में हेस्ट फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था कि राज्यपाल के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, इट इज़ नॉट जस्टिसेबल। लेकिन इस फैसले में ये कहा गया है कि वो जो है वो ऑबिटर है। उस फैसले में जो ये बात कही है ऑबिटर है। अब ज़रा समझ लेने की ज़रूरत है कि ऑबिटर क्या होता है। किसी फैसले में 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑबिटर डिक्टम
और एक रेशियो डेसिडेंडी। ऑबिटर डिक्टम फैसले के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें एक टिप्पणी होती है जो बाध्यकारी नहीं है, एक बात कही जाती है लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। और रेशियो डेसिडेंडी वो होता है जो कि व्यवस्था है, जो न्यायालय व्यवस्था जो देता है, जो अदालत कहती है कि ये फैसला है, व्यवस्था है, उसको रेशियो कहते हैं। अब ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि किसको रेशियो माना जाए, किसको ऑबिटर माना जाए, और ये कई बार देखा गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने ही बड़ी संविधान पीठ के फैसले को जो ऑबिटर है उसको रेशियो माना, जो रेशियो है उसको जो है सो ऑबिटर मान लिया, और इस तरह से उस फैसले को ही पलट दिया गया है। बड़ी पीठों के फैसले को व्याख्या के जरिए छोटी पीठ ने बदल दिया है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जिन पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ऑबिटर और रेशियो का भी जो मामला है वो बड़ा ही विचित्र मामला है, और यही कह के कहा गया कि वो जो है सो हमारे ऊपर बाध्य नहीं है। तो इस तरह से सीमित कर दी गई है दोनों की शक्तियों को। अब ये बात ज़रूर है कि राज्यपाल की जो भूमिका भारत में रही है वो बहुत ही विवादास्पद रही है और कई बार लोकतंत्र विरोधी भी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ा दुरुपयोग जो है राज्यपाल के पद का हुआ है वो हुआ 1959 में, जबकि रामाकृष्ण राव जो कि केरल के राज्यपाल थे, उनकी अनुशंसा पर वहाँ की जो निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार थी और जिसके मुखिया थे ई.एस. नंबूदरीपाद, उनकी सरकार को बर्खास्त किया गया था। नंबूदरीपाद की सरकार पूरी दुनिया में पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार थी और उनकी अनुशंसा पे जो है राज्यपाल की अनुशंसा पे बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। माना गया कि राजभवन जो है सो एक पार्किंग लॉट है, जो पुराने रिटायर्ड पॉलिटिशियन हैं, सेवानिवृत्त हैं, जो सक्रिय राजनीति में नहीं होंगे, उनको दिया गया। राज्यपाल का पद ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही गरिमामय है, जहाँ कोई बड़ा विद्वान, कानून का जानकार, जिसका चरित्र बिल्कुल ही निष्कलंक रहा हो, बेदाग रहा हो, और जिनकी विद्वता का सभी सम्मान करते ऐसे व्यक्ति को राजभवन में होना चाहिए। लेकिन राजनेताओं को बैठाया गया या फिर बड़े नौकरशाहों को, पुलिस अधिकारियों को जो सत्ता के करीब रहे हैं, पिछले 70 सालों में ही इतिहास रहा है, जो मूल अवधारणा थी कि बड़े विद्वान और चरित्रवान लोग वहाँ पर बैठाए जाएंगे, वैसा नहीं हुआ। सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था 1988 में, जो 1600 पेज की रिपोर्ट है उसमें 247 अनुशंसाएं हैं, और उसमें यही बात कही थी कि ऐसे लोगों को बैठाया जाना चाहिए और 5 सालों के लिए उनको रखा जाना चाहिए। फिर यहाँ पर एक बात कहने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सक्रियता में बहुत सारे पदों को जो है सो सुरक्षा प्रदान किया है। उसने सीबीआई के निदेशक को उनके कार्यकाल को जो है कर दिया निश्चित कि 2 साल से कम के लिए नहीं होगा। गृह सचिव जो होंगे वो 2 साल, डीजी पुलिस राज्य में, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इन सबको सुरक्षा दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। उसको कहा गया था, वो विनीत नारायण का केस था 1996 को, और उसमें तर्क ये दिया गया था फिलिंग इन द वैक्यूम, जहां पर कार्यपालिका काम नहीं कर रही है, शून्य की स्थिति हो गई है, वहां पर अदालत को लाचारी में उस शून्य को भरने के लिए कुछ करना पड़ता है, और इन अधिकारियों को सुरक्षा दी गई। लेकिन आज तक उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल को किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी है। बहुत सारे फैसले आए हैं, मुंबई का केस है, बीपी सिंघल का केस है, जो राज्यपाल के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन राज्यपाल को सुरक्षा कहीं नहीं दी गई है। अब ये बात जो इस फैसले में आई है कि जो संविधान के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने वाले, उनको संविधान की मर्यादा का ख्याल करना चाहिए, अपनी सीमा रेखा को देखना चाहिए। ये बात माननीय न्यायाधीशों पे भी लागू होती है कि जो फैसला दिया गया है, क्या उन्होंने अपनी सीमा रेखा को देखा है? अगर इतने महत्वपूर्ण मसले पे 1-2 जजों की पीठ फैसला दे सकती है, जबकि स्पष्ट प्रावधान 145 में है कि संविधान पीठ ही महत्वपूर्ण मसलों पर फैसला देगी, तो कम से कम संविधान पीठ को ये सौंपा जाना चाहिए था। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि संविधान पीठ को भी अधिकार नहीं है कि संविधान में संशोधन कर दे, और ये जो फैसला है लगभग फैसले के जरिए संविधान में संशोधन किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर 3 महीने तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति नहीं देती हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनकी सहमति मिल गई है। अगर ऐसा है तो फिर मुकदमे तो दशकों चलते हैं। यहाँ तो मशहूर ही है, एक फिल्म का डायलॉग ही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो क्या अदालत ये भी फैसला देगी कि अगर 3 महीने में किसी मुकदमे पर फैसला नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि वादी
मुकदमा जीत गया है और उसकी सभी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। वैसे जस्टिस जेबी पारडीवाला के वक्तव्य से, उनकी टिप्पणियों से और फैसलों से पहले भी काफ़ी विवाद होता रहा है। जुलाई 2022 में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारडीवाला की एक पीठ ने नूपुर शर्मा के ऊपर जो टिप्पणी की थी उस पर पूरे देश में हंगामा हो गया था। सोशल मीडिया पे बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं थी जब ये कहा गया कि नूपुर शर्मा के कारण ही कन्हैया लाल की हत्या उदयपुर में हुई। कन्हैया लाल एक दर्जी था जिसने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कर डाल दिया, उसकी हत्या कर दी गई। तो उसकी हत्या की जिम्मेदारी भी जेबी पारडीवाला और सूर्यकांत ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी भी नुपुर शर्मा की है। अब इस तरह की बात करने पे पूरा देश सन्न रह गया और उसके बाद 77 सम्मानित नागरिकों ने, जिनमें कि 15 पूर्व न्यायाधीश थे, 77 पूर्व नौकरशाह थे और 25 जो थे वो सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने इस पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा था कि इस तरह से तो न्यायपालिका में लोगों की आस्था समाप्त हो जाएगी। नूपुर शर्मा ने कहा था कि कई राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमे हो गए हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा, हर जगह वो नहीं जा सकती हैं, इसलिए सारे मामले को दिल्ली लाया जाना चाहिए। उनकी याचिका को खारिज किया गया कि आप हाईकोर्ट चले जाइए, हाईकोर्ट तो अपने राज्य के बाहर भेज नहीं सकता है। तो इस तरह से बहुत बार पारडीवाला की टिप्पणियों पर और फैसलों पर पहले विवाद हो चुका है। 2015 में जब वो उच्च न्यायालय के जज थे तब भी उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसके खिलाफ 55 सांसदों ने महाभियोग का नोटिस जारी किया था। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जज जो कहते हैं कि संविधान की मर्यादा का लोगों को ख्याल करना चाहिए और खास करके जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको ज़रूर इसका ख्याल करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जजों को भी इसका ख्याल करना चाहिए। शायद ये गलत फहमी है जो कई बार लोग कहते हैं, और जस्टिस ह्यूज जो थे अमेरिका के, उन्होंने भी कहा था कि यस वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जजेस से इट इज। संविधान वो है जो जज कहते हैं ये है, लेकिन जो ये कहते हैं कि लॉ इज व्हाट द जजेस से इट इज, कानून वो है जो जज कहते हैं ये है, वो ये बात भूल जाते हैं कि जजों के आदेश का महत्व इसलिए है, वो बाध्यकारी इसलिए है क्योंकि कानून ने ही उनको एक ऊंची जगह दी है। और इसके साथ ही इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे कृपया करके आप सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।